ग्रेजुएशन के बाद किसी ना किसी ने तो बोला होगा ना कि नेट जेआरएफ कर लो, नेट जेआरएफ कर लो। बट ये है क्या? नेट जेआरएफ एक ही चीज है कि अलग अलग है? आज के इस वीडियो में नेट और जेआरएफ क्या है और इनके बीच में अंतर क्या है, इसके बारे में जानेंगे डिटेल में। सो लेट्स स्टार्ट। नेट, शुरुआत करते हैं यूजीसी नेट के एग्जामिनेशन से। यूजीसी बाय फार आपको पता होना चाहिए, अगर आप एक ग्रेजुएट हैं तो यू शुड नो दैट द बॉडी दैट गवर्न्स ऑल द यूनिवर्सिटीज इन इंडिया इज द यूनिवर्सिटीज ग्रांट्स कमीशन। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी कि यूजीसी कहलाती है वो। अब यूजीसी में नेट का एक एग्जामिनेशन होता है। ये नेट का फुल फॉर्म है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो हमें यह समझ में आ गया केवल इसके शब्द से, बिना बहुत ज्यादा डिटेल में गए, कि यह नेशनल लेवल का एक एग्जाम होता है। यस, नेशनल लेवल का एक टेस्ट होता है जो कि एलिजिबिलिटी टेस्ट करता है। किस चीज की एलिजिबिलिटी? तो वो भी देख लो भाई। एलिजिबिलिटी टेस्ट करता है असिस्टेंट प्रोफेसर एंड जेआरएफ की पोजीशंस के लिए। असिस्टेंट प्रोफेसर एंड जेआरएफ की पोजीशन के लिए। अब देखो, साधारणतः जब हम देखते हैं ना कि कोई भी व्यक्ति लॉ ग्रेजुएट है और प्रोफेसर बन गया, असिस्टेंट प्रोफेसर बन गया, दे आर नॉट क्वालिफाइड टू बी प्रोफेसर्स। वो अपनी सीवी में इस चीज को एड ऑन भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ए, इट इज नॉट अलाउड फॉर देम टू बी प्रोफेसर्स, एंड बी, उनको प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पर रख करके द यूनिवर्सिटी इज ऑल्सो डूइंग समथिंग दैट इज नॉट एंटायरली लॉफुल। राइट? सो असिस्टेंट प्रोफेसर भारत में बनने के लिए, बी इट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, कोई भी हो, आपके पास नेट का सर्टिफिकेशन होना जरूरी है, या फिर आपके पास पीएचडी होना आवश्यक है। राइट? पीएचडी ऑन गोइंग में कई बार आपको रिसर्च एसोसिएट वगैरह की पोजीशन मिल जाती है ना। ये टेस्ट आपको एलिजिबल बनाता है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और जेआरएफ के लिए। अब हमें यह समझ में आ गया कि नेट और जेआरएफ ये दो अलग अलग चीजें हो गई। कैसे होंगी उस पर भी आते हैं। नेट का एग्जाम जो है कंडक्ट करवाने वाली दो बॉडीज हैं, कॉन्ट्ररी टू व्हाट अ लॉट ऑफ पीपल थिंक कि यूजीसी नेट करवाता है। नहीं, यूजीसी नेट को गवर्न करता है। यूजीसी ने नेट का मैंडेट निकाला हुआ है, लेकिन इसको कंडक्ट करवाने वाली दो बॉडीज हैं। कौन सी दो बॉडीज? पहली है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, एनटीए बोलते हैं जिसको, एनटीए पहली ये है। और दूसरी बॉडी है सीएसआईआर, यानी कि काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो बेसिकली जितने भी आपके टेक्निकल फील्ड्स होते हैं ना, इंजीनियरिंग वगैरह के, सीएसआईआर उसको गवर्न करता है। एनटीए गवर्न करता है आपका लॉ, लैंग्वेज, आर्ट्स, लिटरेचर, ये सारी चीजें। राइट? सो आप ये भी जानते ही हैं कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज होती हैं सब अलग अलग कोर्सेज देती हैं। अलग अलग कोर्सेज के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशंस वाले हमें प्रोफेसर्स चाहिए, जिनके पास उस स्पेसिफिक फील्ड का नॉलेज हो। राइट? अब नॉलेज भी दो तरीके का होता है ना। एक होता है बहुत टेक्निकल नॉलेज, जैसे कि इंजीनियरिंग वगैरह में होता है, और दूसरा होता है बहुत ही थ्योरेटिकल नॉलेज, जैसा कि हम लॉ में या लैंग्वेज में देखते हैं। नाउ, although a lot of people will say कि सर law is more practical, that's true, but it's not technical, it is theory based। उसी थ्योरी को हम प्रैक्टिस में लाते हैं, बहुत कैलकुलेशंस हमें नहीं करने पड़ते। यस, सो सीएसआईआर एंड एनटीए कंडक्ट दिस एग्जामिनेशन। आप लोग जितने भी लॉ ग्रेजुएट्स हैं, आपके लिए एनटीए नेट देखना जरूरी है। देन इट इज कंडक्टेड ट्वाइस अ ईयर। कायदे से देखा जाए तो ट्वाइस अ ईयर का मतलब है एक इसकी जून साइकिल होती है और एक इसकी दिसंबर साइकिल होती है। However, we have been seeing previously कि ये जून और दिसंबर साइकिल्स एग्जैक्टली कोविड के टाइम से रेगुलर बेसिस पर नहीं हो पा रही। अभी भी दिसंबर साइकिल का एग्जामिनेशन अब होगा। राइट? सो दिस इज समथिंग जो कि बहुत थोड़ा आगे पीछे चल रहा है। इसका पिछला एग्जाम जो था, दैट वाज मर्ज साइकिल। पिछले साल की दो एग्जामिनेशन को एक में मर्ज करके आपके सामने रखा गया था। सो दैट इज व्हाट मेक्स अ लिटिल बिट ऑफ डिफरेंस, वरना एग्जामिनेशन दो बार कंडक्ट करवाने का मैंडेट है। अब इसमें कई बार एक और सवाल यह आता है कि भाई क्या मास्टर्स डिग्री की जरूरत है आपको? Should you have masters to be eligible to appear for the NET examination? The answer is both yes and no। मतलब मास्टर्स डिग्री की जनरली जरूरत है, दैट इज समथिंग जो कि एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स में आता है। लेकिन मान लीजिए आपके पास डिग्री नहीं भी है, आप अपने मास्टर्स को परसू कर रहे हो और बस खत्म होने वाला है,
अपीयरिंग हो, तो आपको भी अलाउ किया जाता है इस एग्जामिनेशन में अपीयर करने के लिए। द मैंडेट इज, द रिक्वायरमेंट इज कि 2 साल का टाइम है आफ्टर आफ्टर क्वालिफाइंग द नेट एग्जामिनेशन। नेट क्लियर करने के 2 साल के अंदर आपके हाथ में आपके मास्टर्स का पूरा सर्टिफिकेशन या मार्कशीट्स वगैरह सब होनी चाहिए, कंप्लीट हो चुका होना चाहिए, राइट। सो दिस इज समथिंग दैट इज परमिसेबल कि भाई मैं अगले साल या उसके अगले साल खत्म करने वाला हूं मास्टर्स। तो अ लॉट ऑफ पीपल व्हाट दे डू इज कि अपने मास्टर्स में एंट्री लेते ही फर्स्ट सेमेस्टर में ही अगर नेट का एग्जामिनेशन आ रहा है तो उसमें अपीयर कर जाते हैं। अब देखो, नेट के एग्जाम में ना तो कोई अटेम्प्ट की लिमिट है, ना ही कोई नेगेटिव मार्किंग है। सो इस चीज से लोग डरते नहीं है। लोगों को लगता है फर्स्ट सेमेस्टर में, मास्टर्स के फर्स्ट सेमेस्टर में इसको भर दें, 2 साल के अंदर तो हो ही जाना है, मास्टर्स है ही 2 साल का, विल कंप्लीट दैट। यस, बट आइडियली व्हाट शुड हैपन इज कि जब आप मास्टर्स के फाइनल ईयर में हो या फाइनल सेमेस्टर में हो, तब आपको इस एग्जामिनेशन में अपीयर करना चाहिए। ओके, नाउ एज लिमिट यूजीसी नेट में कुछ भी नहीं है, कोई अपर एज लिमिट नहीं है। आपको नहीं कह रहे कि आप इतने साल के हो तो आप पेपर ही नहीं दे सकते, राइट। कोई मैक्सिमम एज लिमिट यूजीसी नेट में नहीं दे रखी है। एंड इसके जो सर्टिफिकेशन की वैलिडिटी होती है ना, ये लाइफ टाइम होती है। मतलब मान लीजिए आप इस साल 2023 में यूजीसी नेट क्वालिफाई करते हैं, यू क्वालिफाई द नेट एग्जामिनेशन, आपके पास सर्टिफिकेशन आ जाता है। इसके बाद आप मान लीजिए 5 साल तक कहीं जॉब नहीं करते, 5 साल बाद भी अगर आप चाहते हैं कि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाऊं, तो ये सर्टिफिकेशन के बेसिस पे आप तब भी एलिजिबल रहेंगे। दिस सर्टिफिकेशन हैज अ लाइफ टाइम वैलिडिटी, विच इज नॉट द केस विद जेआरएफ, एज वी विल सी फर्दर। लेकिन फिर लोग कहते हैं यार सिर्फ नेट करने के लिए नेट कर लें क्या, मतलब सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर एंड जेआरएफ आर द ओनली ऑप्शंस दैट आर अवेलेबल क्या? सो दैट्स नॉट ट्रू एक्चुअली। स्कोप बहुत है यूजीसी नेट को करने के बाद भी, जिसमें पहला तो असिस्टेंट प्रोफेसर की ही पोस्ट है, राइट। सी, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, छोटी छोटी सी स्टेट यूनिवर्सिटीज माइट गिव यू अ चांस, बट अगर आपको कहीं पर भी एक ऐसी पोजीशन पर जाना है जो एक्चुअली आप अपनी सीवी पर भी दिखा सको, एंड आप प्रमोट भी हो सको, आप रेगुलराइज हो सको, आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज तक अपनी जर्नी, करियर जर्नी को लेकर के जा सको, तो आपके पास एक नेट होना या फिर आपके पास पीएचडी होना मैंडेटरी है। पीएचडी के एप्लीकेशन में भी नेट बहुत जोर से हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है? ऐसे कि पीएचडी में भी एंट्री का तरीका है। हर यूनिवर्सिटी अपना अपना एंट्रेंस एग्जामिनेशन करवाती है। अगर आप नेट क्वालिफाइड हो तो आपको वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने की जरूरत नहीं पड़ती फॉर मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज। ज्यादातर यूनिवर्सिटीज में आपको फिर वो एंट्रेंस एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ती। आप सीधे सीधे अपने रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स लेकर के इंटरव्यू में शामिल होते हो और वहां पर देखा जाता है कि क्या आप मतलब क्या आप पीएचडी करने लायक हैं या नहीं, राइट। सो वहां पर फिर आपको मौका मिल जाता है। दैट इज समथिंग विद पीएचडी एप्लीकेशंस। नेट के थ्रू एग्जाम स्किप कर रहे हो आप, रिटन एग्जामिनेशन, एंड दैट्स नॉट इट। लेट्स से आपको एकेडमिक्स में नहीं जाना, तो बहुत सारे पब्लिक अंडरटेकिंग हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, पीएसयूज बोलते हैं जिसको हम, जो कि नेट के स्कोर के बेसिस पर भी जॉब प्रोवाइड करती हैं। फॉर एग्जाम्पल आईओसीएल, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, फॉर एग्जाम्पल ऑयल इंडिया लिमिटेड, राइट, ओआईएल। इस तरीके के कम से कम 10 ऐसे पीएसयूज हैं जो कि यूजीसी नेट के बेसिस पर जॉब्स ऑफर करते हैं, आपका जो भी स्कोर है उसके बेसिस पर। इसका कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि 100 नंबर का, मान लीजिए 100 नंबर का तो पेपर नहीं है, पेपर 300 नंबर का है, 2 पेपर आते हैं, बट मान लीजिए 100 नंबर का पेपर है, तो ऐसा नहीं बोल रहे कि आपको 80 85 लाना, हाँ 50 45 इसके अराउंड कट ऑफ जाता है। इतना इज समथिंग दैट कैन बी मैनेज्ड। अगर आप एक स्मार्ट स्टडी प्लान फॉलो करते हो तो दिस इज समथिंग दैट कैन बी इजिली मैनेज्ड। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट जेआरएफ। जेआरएफ इज जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। फेलोशिप्स आर काइंड ऑफ स्कॉलरशिप्स ओनली, राइट। स्कॉलरशिप्स में हमारी फीस वगैरह माफ हो जाती है, फेलोशिप्स में मोस्टली आपको ग्रांट दी जाती है, राइट। दैट्स वन बेसिक डिफरेंस। सो नेट एग्जामिनेशन जो लोग देते हैं
उसमें जो टॉप 5 से 7% लोग होते हैं यूजीसी नेट वालों में, उन्हें जेआरएफ फेलोशिप अवार्ड की जाती है। समझे? तो मतलब जूनियर रिसर्च फेलोशिप का एग्जामिनेशन अलग नहीं है। जो यूजीसी नेट का पेपर आप दोगे, उसी पेपर के थ्रू आप जेआरएफ के लिए एलिजिबल होगे, जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए आप एलिजिबल होगे, बशर्ते आपको 5-7%, टॉप 5-7% में आना चाहिए। अब नेट और जेआरएफ का कट ऑफ केवल अलग अलग होता है। सो लेट्स से इसका 50 गया है तो उसका 55 चला जाएगा या 57 चला जाएगा। मेजर डिफरेंस कभी नहीं होता। जेआरएफ और नेट के कट ऑफ में ऐसा नहीं कि 20 नंबर का 25 नंबर का, हाँ, इतना बड़ा डिफरेंस नहीं होता। 5-7 नंबर 10 नंबर ज्यादा का आपको डिफरेंस देखने को मिलता है, और यही 5-10 नंबर इन 5-7% को बनाने का काम करते हैं, राइट। यही केवल वो चुनिंदा लोग होते हैं जिन्हें जेआरएफ की ग्रांट दी जाती है, विच इज अ फाइनेंशियल ग्रांट। दिस फाइनेंशियल ग्रांट is somewhere around 30 to 35,000 पर मंथ। महीने के 30-35 हजार रुपए आपको सरकार देती है इन ऑर्डर टू परसू पीएचडी। जेआरएफ के साथ एक एडेड एडवांटेज ये भी है कि अगर आप कहीं पर भी पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं नेट के थ्रू, तो आपको रिटन एग्जामिनेशन नहीं देना पड़ रहा। इंटरव्यू में अगर आप दिखा रहे हो कि आप जेआरएफ क्वालिफाइड हो, तो वो आपको एक एडेड एडवांटेज देता है, वो आपके स्कोर पर रिफ्लेक्ट करता है, आपको एक लेवरेज मिलता है एज अपोज टू द अदर कैंडिडेट जो कि जेआरएफ क्वालिफाइड नहीं है, राइट। लेकिन इसमें भी एक और चीज है, एक और चीज है जिसको हम कहते हैं एसआरएफ। आरएफ रिमेन्स द सेम, एस इज सीनियर, सीनियर रिसर्च फेलोशिप। कई लोगों को लगता है सीनियर रिसर्च फेलोशिप का अलग एग्जामिनेशन होता है या उसका अलग प्रोसीजर होता है। नहीं, तो आपको जेआरएफ की ग्रांट मिल रही है, राइट। जेआरएफ की ग्रांट को लेट्स से 3 साल हो गए, 3 साल से आपको या 2 साल से आपको ग्रांट मिल रही है जेआरएफ की। उसके बाद अगर आपका रिसर्च अप टू द मार्क है, यूनिवर्सिटी कैन प्रमोट यू टू द लेवल ऑफ सीनियर रिसर्च फेलो, राइट। सीनियर रिसर्च फेलोशिप का वो आपको उपाधि दे देती हैं, आपको ग्रांट भी फिर बढ़कर के मिलती है। सो दी सीनियर रिसर्च फेलोशिप ग्रांट, जैसा मैंने जेआरएफ का 30-35 बताया था, ये 33 से 40,000 के बीच में पर मंथ जाती है। बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, आई अग्री, बट सीनियर रिसर्च फेलो की सीवी पर वैल्यू और ज्यादा होती है एज कंपेयर टू जेआरएफ। एज द नेम सजेस्ट, जूनियर से ज्यादा वैल्यू सीनियर की ऑब्वियसली होगी ही। यहां पर लेकिन एज लिमिट है। इफ यू आर 30-31 ईयर्स ओल्ड, इसके आगे आपको हम अलाउ नहीं करते। सेकेंड, सर्टिफिकेशन की क्या वैलिडिटी है साहब? 3 साल। आज मान लीजिए आपको जेआरएफ का ग्रांट मिलता है 2023 में, 23-24, 23-24, 24-25, 25-26, ये 3 साल हम देखेंगे, दैट्स इट। इसके बाद अगर आप सोचते हो कि मुझे पीएचडी करना है, गवर्नमेंट ग्रांट दे दे, गवर्नमेंट ग्रांट नहीं देगी, आपको फिर से जेआरएफ के लिए अपीयर करना पड़ेगा। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन नेट एंड जेआरएफ ब्रॉडली। लेकिन वेट, यहां पर भी स्कोप सिर्फ लिमिटेड नहीं है। असिस्टेंट प्रोफेसर का तो यहां पर भी आपको लेवरेज मिल रहा है, पीएचडी एप्लीकेशन का तो यहां भी मिल रहा है, बट यहां पर जॉब्स के लिए हमारे पास और स्कोप खुल गए हैं। तो देर आर इंस्टीट्यूट, जैसे आपने सुना होगा डीआरडीओ, आपने आईसीएमआर, राइट। इन सब में अगर आपको जॉब चाहिए, दीज आर गवर्नमेंट लैबोरेटरीज, गवर्नमेंट लैब्स में इस तरीके से जॉब पाना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। बट कई सारी ऐसे पोस्ट निकलती हैं इन्हीं गवर्नमेंट लैब्स की, जो कि जेआरएफ क्वालिफाइड लोगों को एक एडेड एडवांटेज देती हैं टू बी एलिजिबल to enter into these labs and actually work for them, actually create a difference, actually make an impact and do something worthwhile. उनकी रिसर्च, इमेजिन आपको रिसर्च करना है, आपको रिसर्च करना है लॉ में, और वो रिसर्च आप कर रहे हो डीआरडीओ के डिफेंस विंग के साथ। अब आप सोचो आपकी रिसर्च किस लेवल पे चल रही होगी, कितने रिसोर्सेज आपके पास रिसर्च के लिए अवेलेबल होंगे, प्लस आपको फाइनेंशियल ग्रांट जो मिल रही है वो तो मिल ही रही है। दैट्स इट। नाउ वन मोर थिंग विद जेआरएफ, इट इज ट्रू कि अगर आप फुल टाइम जॉब में हो कहीं पर भी, तो फिर आपको जेआरएफ ग्रांट नहीं दी जाती है, राइट। जेआरएफ के लिए फुल टाइम पीएचडी करना इज मैंडेटरी। अगर आप फुल टाइम पीएचडी नहीं कर रहे, पार्ट टाइम कर रहे हो, डिस्टेंस कर रहे हो, तो आपको जेआरएफ की ग्रांट
नहीं दी जाती है। इसके साथ थोड़े बहुत ये नुआंसेस हैं जो कि रहेंगे भी। इफ द गवर्नमेंट इज पेइंग यू टू डू समथिंग, द गवर्नमेंट वुड वांट यू टू डू इट विद योर होल हार्ट। यस, तो कंसिडरिंग दैट जॉब्स के भी यहां पर हमारे पास प्रोस्पेक्ट्स खुल जाते हैं। हाउएवर, अगर आप जॉब करते हो और जेआरएफ की ग्रांट आपको नहीं मिलती, तो इन जॉब्स में से जो पैसा आपको मिल रहा है, दैट शुड बी सफिशिएंट फॉर योर रिसर्च पर्पसेस एंड शुड बी मोर देन सफिशिएंट टू बिल्ड योर सीवी टू अनदर लेवल। नाउ, in conclusion, we have two examinations. We have one examination called UGC NTA NET and JRF examination. इसी के थ्रू you get eligible. NET के examination के through you get eligible for two positions. One is assistant professor. The other is assistant professor plus JRF. जेआरएफ अकेला नहीं मिलता, असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी के साथ मिलता है। तो दो में से कोई एक सर्टिफिकेशन आप चूज करते हो। दोनों में अगर आपने दोनों भी चूज कर लिया और उसमें आपका कट ऑफ थोड़ा नीचे भी है, तो भी नेट का आपको सर्टिफिकेशन मिल ही जाता है, राइट। सो नेट का कट ऑफ अलग है, जेआरएफ का कट ऑफ अलग है, एग्जामिनेशन सेम है। एडेड एडवांटेजेस नेट में जो है वो जेआरएफ में सारे हैं, बस जेआरएफ में थोड़े और ज्यादा भी हैं, राइट। सो जेआरएफ इज नेट प्लस 1, ऐसा आप समझ लीजिए, राइट। एंड अगर आप लेट्स से मास्टर्स कर रहे हैं या मास्टर्स करना चाहते हैं, लॉ ग्रेजुएट हैं, तो यूजीसी नेट एंड जेआरएफ would be very very brilliant options for you to explore, जिसके थ्रू आप बहुत सारे दरवाजे अपने करियर में आगे खोल पाएंगे। Now lastly, I would want you to have a look at this board while I tell you कि we are coming up with a comprehensive LLM entrance preparation batch, right? एक हम ऐसा बैच लेकर के आ रहे हैं जो कि भारत के सारे एलएलएम एंट्रेंस एग्जामिनेशंस को कवर करता है। इट कवर्स योर कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट पीजी, योर आईलेट पीजी, आपका सीयूईटी जो कि अब डीयू एलएलएम भी इसी में होने लगा, सीएनएलयू, टिसनेट, ये सारे के सारे एग्जामिनेशंस इस एक बैच में हम कवर करने वाले हैं, जो 1 फरवरी ऑनवर्ड शुरू हो रहा है 5 बजे से, जिसमें अगर आप मास्टर्स करने का सोच रहे हो and you want an added advantage to your CV from masters, then this is the way to prepare. Thank you so much. I hope this video was helpful. Do consider liking this video and letting us know in the comments कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा। शेयर कीजिए अपने उन दोस्तों के साथ जो कि मास्टर्स करने का सोच रहे हैं या फिर लॉ ग्रेजुएट्स हैं बट अभी थोड़े से कंफ्यूज हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। I hope this will help. Thank you so much. Bye bye.